चलिए, आप सभी का आपके अपने परिवार जीसीएस एकेडमी में स्वागत है। आप सभी लोग जल्दी से आ जाएं। आपको सबको होता है एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, जैसा कि 16 फरवरी से आपका प्रस्तावित किया गया एग्ज़ाम का होना। तो इस लास्ट के जो आपके पास एक मंथ का टाइम बचा हुआ है, इसमें आपको हर टॉपिक, हर जो भी आपके पास चैप्टर्स हैं उसको प्रयास किया जाएगा कि बहुत कम समय में आपको रिवाइज करवा दिया जाए, और साथ साथ इस प्रकार से पढ़ाया जाएगा 0 to टॉप तक आपको पढ़ाया जाना है। तो इसीलिए आप सभी लोग तैयार हो जाएं, पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, हर तथ्य को लिखते चलिएगा। आज जो आपके साथ डिस्कस करेंगे वो प्रत्यावर्ती धारा होगी। 2 क्लास या मैक्सिमम 3 क्लास मान सकते हैं, यानी 3 वीडियो के अंतर्गत इस पूरे चैप्टर को समाप्त कर दिया जाएगा। क्लियर है? तो चलिए जल्दी से आप वीडियो को शेयर कर दें। जो भी आपके साथ पढ़ने वाले हों उनके पास आप शेयर करें, और साथ साथ उन्हें बुला लीजिए जो कि आप किसी प्रकार से जुड़े हों उनसे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या फिर अन्य किसी माध्यम से उन्हें बुला लीजिए। चलिए जल्दी से शेयर करें, क्लास को शुरू किया जाए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप सबको पता है इसके पहले हमारी एक क्लास प्रत्यावर्ती धारा की हो चुकी है, वो लाइव पढ़ाया गया था आपको। समस्या ये बनी थी कि वहाँ की जो क्वालिटी थी क्लियर नहीं दिख रही थी, तो उस भी क्लास को हम यहाँ पर क्या करेंगे, साथ में रिपीट कर देंगे थोड़े से समय को लेकर के, जो पढ़ाया गया था, जिससे आप उसको भी कवर कर सकें, साथ साथ आगे की टॉपिक भी आपके कवर किए जाएंगे। फिर बताएं, आपको बार बार बताया जा रहा है आप एक भी मिनट इसको स्किप ना करें, क्योंकि हर मिनट और हर समय आपका यहाँ पर जो भी पढ़ाया जाएगा वो एक दूसरे से रिलेटेड होगा। तो आप ये ना सोचें कि इसको स्किप करके हम आगे बढ़ जाएं, क्योंकि मान लो अगर आपने पहले पढ़ा है या पढ़ रखा है तो उसे इस प्रकार से पढ़िएगा कि आप रिपीट करने के तौर पर पढ़ें, उसे आप रिवीजन कर रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। कहीं भी समस्या होगी तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से आप कमेंट करेंगे, उस कमेंट को आपको देखा जाएगा। क्लियर है? और आपकी जो भी समस्या होगी उसे जो है सुलझाया जाएगा। तो पहले चर्चा करते हैं आपके चैप्टर क्या था। तो चैप्टर का नाम यहाँ पर नोट करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। क्लियर है? चलिए प्रत्यावर्ती धारा की बात करते हैं। इससे आप देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, ये सब आपको पिछले क्लास में बताया जा चुका है, कि दो बार फिर से आपको हम क्लियर कर दें प्रत्यावर्ती धारा क्या है। इसको थोड़ा सा नीचे लिखिए जिससे आपको एकदम क्लियर दिखे। चलिए यहाँ लिखते हैं, समझिएगा इस चीज को। प्रत्यावर्ती धारा क्लियर है? शॉर्ट फॉर्म इसे क्या कहते हैं, एसी कहा जाता है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट होता है। इसके बाद चर्चा कर लें इसको लेकर के, तो आप ऐसा समझ सकते हैं, अगर करंट की बात कर लें, धारा की बात कर लें, धारा की 2 प्रकार की होती है, एक एसी होती है, दूसरी क्या प्राप्त होती है आपको, डीसी। दोनों में आपको इसके पहले भी कंपेयर करके तुलनात्मक अध्ययन आपको करवाया गया था, इन्हीं समझाया गया था, बताया गया था किस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। तो एसी जो आपकी अल्टरनेटिव करंट होती है, सबसे पहले इसकी चाल को बात करें किस प्रकार से चलती है, तो इसका मार्ग होता है, यानी कि स्पेस पर होता है, आपको ये समझाया जा चुका है। कि आप समझ लें कि आपकी धारा का बात है कि 0 से शुरू करती है, फिर पॉजिटिव होती है, फिर 0 हो जाती है, फिर निगेटिव हो जाती है, फिर 0 हो जाएगी, फिर पॉजिटिव हो जाती है, मतलब ऊपर चली जाएगी प्लस वाली वैल्यू में, फिर माइनस हो जाएगी, फिर 0 यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 0, फिर इसके बाद 0, और फिर प्लस, फिर माइनस, इस प्रकार से वैल्यू आपकी बढ़ती रहती है। ये जो प्रत्यावर्ती धारा होती है कुछ समय के लिए पॉजिटिव, फिर कुछ समय के लिए निगेटिव, इस प्रकार से चलती है। जब बात करें डीसी करंट की, तो कभी निगेटिव नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव ही चलेगी, निगेटिव नहीं मिलेगी आपको। क्लियर है? पहला आपको बताया गया था। दूसरी कंडीशन बताई गई थी आपको कि इसके अंदर ध्यान रखिएगा ऊष्मीय प्रभाव होता है। कैसा प्रभाव होता है, तो बताया गया था आपको ऊष्मीय प्रभाव होता है। क्लियर है? ऊष्मीय प्रभाव कहां से क्या है कि अगर किसी में अगर एसी करंट फ्लो कराया जा रहा है तो उसके अंदर ध्यान रखिए उस तार के या उस चालक के अंदर ऊष्मा क्रिएट हो जाती है। दूसरी चर्चा कर लें डीसी करंट की, बताया गया था इसमें ऊष्मीय प्रभाव तो होता ही होता है, ऊष्मीय प्रभाव तो होता ही होता है। साथ साथ कहा गया था रासायनिक प्रभाव भी होता है। तो रासायनिक प्रभाव कैसे होता है आपको ये क्लियर पता होगा कि जब आप किसी बैटरी को, क्योंकि डीसी कहाँ पाई जाती है, तो बैटरी के अंदर पाई जाती है, और बैटरी में ध्यान रखिएगा आपकी बैटरी की धारा उत्पन्न कैसे होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, या रासायनिक ऊर्जा ही चेंज होती है वैद्युत ऊर्जा में। तो आप कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, आपकी रासायनिक प्रभाव भी पाया जाता है, और साथ साथ चुंबकीय प्रभाव, ध्यान रखिएगा क्या पाया जाता है, चुंबकीय प्रभाव भी पाया जाता है। क्लियर है? 2 कंडीशन। तीसरी कंडीशन ध्यान रखिएगा, चर्चा कर लें, तीसरा अंतर या फिर तीसरा अध्ययन बात कर लें, तीसरा जो बेस है आपका अध्ययन करने का, वो एक होगा, जब भी आपने देखा होगा जो आपके पास मान लो तार है, इस प्रकार से मान लेते हैं आपके पास तार है, तो जब आपकी एसी करंट फ्लो करती है, ध्यान रखिए इसी तार के जस्ट ऊपर फ्लो करती है, केवल और केवल ऊपर,
क्लियर है। जब बात करें किसी डीसी करंट की, मान लो आपके पास ये वायर है, ध्यान रखिएगा तार की है, तो जब डीसी करंट चर्चा करते हैं तो ऊपर तो फ्लो करेगी करेगी और साथ में ध्यान रखिएगा अंदर भी फ्लो करती है, यानी तार के अंदर भी बहना शुरू करती है, फिर बहती है या प्रवाहित होती है, और साथ साथ उसकी जो सरफेस होता है यानी उसकी ऊपर की सतह होती है उस पर भी फ्लो करती है। दोनों में अंतर होता है, क्लियर कर लीजिएगा। जब एसी की चर्चा करेंगे, एसी की ओर क्या करती है, उसकी सतह पर प्रवाहित होती है, जबकि जो डीसी होती है उस सतह पर प्रवाहित होने के साथ साथ उस तार के अंदर भी प्रवाहित होती है। अगली चर्चा करें, इसीलिए यही रीजन है कि जब भी आप किसी एसी करंट को प्रवाहित करने के लिए कोई तार बनाते हैं तो कैसा बनाते हैं, गुच्छेदार बनाते हैं। आपने देखा भी होगा गुच्छेदार कैसे होता है कि नॉर्मली आप देखते होंगे कई बारीक बारीक तार लपेट करके मोटा तार बनाया जाता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ध्यान रखिएगा जो आपकी एसी करंट है कहाँ चलती है, केवल सरफेस पर चलती है, और एक तार बनाओगे तो उसके लिए ध्यान रखिए सरफेस कम मिलेगा, जबकि उसी उतना ही मोटा अगर आप कई तार बना देते हैं तो क्योंकि उस तार के ऊपर चलेगी तो कई सरफेस यानी कई गुना सरफेस अधिक प्राप्त हो जाती है, या जो सतह होती है ऊपरी सतह कह सकते हैं उससे अधिक प्राप्त हो जाती है। क्लियर है। तो यही रीजन है कि किसी तार को गुच्छेदार बनाया जाता है। क्लियर है, जो कि आपको एसी करंट फ्लो कराते हैं। किसी प्रकार कोई समस्या हो तो बताएंगे, और देखने में अगर आपको कोई आपत्ति तो आप कमेंट करते रहेंगे। चलिए, ये चीज आपको पहले बताई जा चुकी है, एक बार फिर क्लियर कर लीजिएगा। एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है, आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया गया है। देखो ये सब चीजें पहले बढ़ाई जा चुकी हैं, एक बार फिर से रिपीट इसलिए कर देना क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी समस्या थी क्वालिटी को लेकर के, वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी क्लियर नहीं हो रही थी, इसलिए यहाँ पर इसको फिर से बता दिया गया। चलिए इसके बाद इसे मिटाते हैं और आप नोट करते रहेंगे, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि एग्जाम आपका बिल्कुल करीब है, तो ये सब आपको बिल्कुल एकदम वही पढ़ाए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। क्लियर है। चलिए अगले हेडिंग आप डाल सकते हैं एसी का उपकरण। एसी का असर क्या है, अल्टरनेटिव करंट कह सकते हैं, नोट कर सकते हैं इस चीज को, देखिएगा। एसी कह रहे, एसी को आप कह सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन, धारा का उत्पादन, यानी अगर हम प्रोडक्शन करें इसका उत्पादन करें तो कितना इसका उत्पादन कर सकते हैं, किस बेस पर कर सकते हैं, ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब देखिए आप कुछ चीजों को मानिए, मानोगे कैसे, एक बार क्लियर कीजिएगा। मान लेते हैं आपके पास इस प्रकार से कोई क्षेत्र दे रखा है, क्लियर है, चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है, उस चुंबकीय क्षेत्र में आपके पास कोई लूप है, ध्यान से देखें इस चीज को, आपके पास कोई लूप यानी प्रणालिका मान लीजिए इसको, और इसके अंदर ध्यान रखिए कुंडली, इस प्रकार से आप इसे कुंडली मान लीजिए। क्लियर है, ऐसे मान सकते इस कुंडली को, ऐसे अंदर में कुंडली लपेट कर रखी गई है, किसके बीच में, परिनालिका के बीच में। अब कंडीशंस क्या है, यहां से जो एंगल बन रहा है कोण, आप ध्यान से देखें, ये जो आपका चुंबकीय क्षेत्र और इसके बीच का कोण बन रहा है, ये कोण ये कितने का है, तो थीटा कोण बना रहा है, मान से कितना बनाएगा कोण, थीटा कोण बनाएगा। इसे घुमाया जाता है टी सेकंड के लिए, कितने समय के लिए, टी सेकंड के लिए इसे घुमाया जाता है, इस प्रकार से इसे रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, तो इसका जो कोणीय वेग होता है, कोणीय वेग यानी घूमने की प्रति सेकंड जो उसके कितने अंश घूम जाएगा उसे कोणीय वेग कहते हैं। तो उसे लिखते किसे, ओमेगा से, तो उसे मान लेते हैं कितना, ओमेगा। इसे बार क्लियर करेंगे, ओमेगा। क्लियर है, एक बार समझा दें आपको कोणीय वेग होता क्या है, एक बार समझने का प्रयास करेंगे कोणीय वेग क्या होता है, कोई लोगों को समस्या हो सकती है कोणीय वेग क्या है। तो कोणीय वेग है, जैसे इसको आप घुमाना शुरू करोगे, इसे आप रोटेट करो, घुमाओ इसको, तो आपको होता है एक पूरा चक्कर लगाएगी तो 360 अंश घूमेगी, तो जितने समय घुमाओगे और जितने अंश घुमाओगे उस समय को अगर हम उस अंश से भाग दे दें तो आपका जो भी वैल्यू निकल कर आती है वही कोणीय वेग कहलाती है। ऐसे करें, या ऐसे कहते हैं कि आप एक सेकंड में कितने अंश इसको घुमा दोगे, कितने कोण पर, कितने एंगल पर इसे घुमा दोगे, वही क्या कहलाएगा, आपका कोणीय वेग कहलाता है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, इसे लिखते हैं कैसे, ओमेगा से। कोई समस्या होता हो और आप बताएं कोणीय वेग बराबर सूत्र होता है, कोणीय वेग बराबर सूत्र होता है कोण बटे में समय। क्या होता है, कोणीय वेग बराबर क्या होता है, कोण बटे में समय होता है। इसे सॉल्व करें आप देख सकते हैं, कोणीय वेग को ओमेगा से लिखते हैं और कोण को थीटा से, और बटे में क्या हो जाएगा, समय को आप टी से लिखते हो। टी को वहां लेकर जाओ, हम इसे लिख सकते हैं थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आपको ओमेगा इंटू में टी हो जाएगा। इक्वेशन को फर्स्ट मान के इसे छोड़ दीजिए, एक बार क्लियर कर लें, क्योंकि ओमेगा बराबर नहीं कोणीय वेग बराबर क्या होता है, कोण बटे समय होता है, नहीं ओमेगा कोणीय वेग को हमने ओमेगा माना है, कोण को हम थीटा कहते हैं और समय को टी कहा जाता है, टी से लिखते हैं, तो हो जाएगा आपका ओमेगा बराबर थीटा पान टी। टी को वहां लेकर जाओगे गुणा में हो जाएगा, इसे लिख सकते हो थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी।
क्लियर है? आगे चर्चा करते हैं इसके बाद। इसको यहाँ छोड़िए, आपको पता है फ्लक्सों की संख्या का सूत्र क्या होता है, फाई बराबर, इसे फाई बी से नोट कर सकते हो। सूत्र क्या होता है, इसे डायरेक्टली फाई छोड़ दिए, फाई बी लिखने का क्या मतलब, देखिए फाई मानिए फ्लक्सों की संख्या बराबर तो होता है आपका ए बी कॉस थीटा, क्या होता है ए बी कॉस थीटा के रूप में होता है। क्लियर है? ये तब होता है जब आपके पास एक चक्कर हो, चक्करों की संख्या कई दे दी जाए तो वहां पर एन लगा लेते हैं, तो फाइनल क्या हो जाएगा आपका एन ए बी कॉस थीटा हो जाता है। यहां ध्यान से देखें, अगर इसका यहाँ पर थीटा का मान है, क्योंकि थीटा मान कितना मान है आप निकाले, ओमेगा टी निकाले हैं, तो लिखेंगे फाइव बराबर एन ए बी कॉस थीटा की वैल्यू क्या मानेंगे, ओमेगा टी, क्या माना जाएगा यहाँ पर ओमेगा टी मानेंगे। क्लियर है? और इसे इतना लिखा जाएगा, कंडीशन क्या लिख देना, यहाँ कैसे आप लिख सकते हो, यहाँ पर ब्रेक लगा के समीकरण 1 से। क्लियर है? ये समीकरण 1 से यहाँ पर आपने लिखा है कि जो थीटा था इस मान के रखा गया, ओमेगा टी रखा गया। इसे और आगे सॉल्व करते हैं तो आप देख सकते हैं वैल्यू क्या प्राप्त होने वाली है आपको। टी के सापेक्ष इसका कर लीजिए अवकलन, टी के सापेक्ष समाकलन करने पर, क्लियर, इसे नोट कर सकते हैं, समाकलन करने पर टी के सापेक्ष समाकलन करने का आशा क्या है, तो जो आपको दिया गया यहाँ पर डी फाई अपॉन डी टी यहाँ हो जाएगा, और यहाँ देखें एन ए बी ये सब बाहर आएगा, तो इसे आप बाहर ले लीजिएगा, एन ए बी हो जाएगा आपका ये बाहर, और यहाँ पर जाएगा डी अपॉन का डी टी, और यहाँ बचेगा आपका कॉस ओमेगा टी। क्लियर है? क्योंकि ये टॉपिक आपको पहले आपको बताया जा चुका है, इसलिए इसको नॉर्मली ऐसे थोड़ा तेजी से बता दे रहे हैं। बाकी निश्चिंत रहें, अगर आपको इसके बाद कोई ऐसा डेरिवेशन मिलता है या करवाया जाएगा तो आपको बेहतर तरीके से अवकलन या समाकलन जो भी प्राप्त होगा आपको वहाँ पर आपको समझाएंगे। यह क्लियर है? आगे देखिए, डी फाई वन डी टी, याद करें फैराडे के नियम के अनुसार इसे कहते हैं स्मॉल ई से लिखा जाता है, जिसे विद्युतवाहक बल कहते हैं, स्मॉल ई से लिखा जाएगा, और यह क्या हो जाएगा एन ए बी हो जाएगा। अब देखिए जिसने भी मैथ पढ़ा हो उन्हें पता होगा, और जिसने भी बायोलॉजी ले रखा उनके लिए बताएंगे, कॉस का जब भी आप अवकलन करते हैं तो कॉस का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन होता है। क्या होता है, माइनस साइन, ब्रेक लगा के लिखिए, माइनस साइन जो भी यहाँ पर है, यहाँ ओमेगा टी है, ओमेगा टी लगा दीजिए, यहाँ कुछ भी होता है उसे आप लगा देते, और साथ साथ चर्चा कर लें। इसके बाद ये तो बात होगी किसी, ये बात हो गई इसके अवकलन, क्योंकि यहाँ पर टी होना चाहिए था, ओमेगा टी दे रखा है, तो ओमेगा टी का फिर से करोगे आप अवकलन तो ध्यान रखिएगा ओमेगा बाहर आ जाएगा और टी का 1 हो जाएगा, तो इसे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं। इसे आगे लिखें तो लिख सकते हैं ई बराबर, देखिए माइनस बाहर आएगा, यन है, ओमेगा है उसे नोट कर लीजिएगा, ए बी दे रखा है, और साइन ओमेगा टी। क्लियर है? आप देख सकते हो कितनी वैल्यू मिल जाएगी। इस पूरी वैल्यू को हम मानते हैं ई नॉट के रूप में, जैसे ई है इसे लिखेंगे, और इसे लिखा जाता है ई नॉट, माइनस को लेकर भी मानते हैं, ध्यान रखिए इस पूरी वैल्यू को क्या लिखा जाता है, ई नॉट के रूप में लिखते हैं। ई नॉट क्या अभी आपको समझाएंगे, देखिए ये साइन ओमेगा टी। क्लियर? ध्यान रखिए आप लिख देना जहां ई नॉट बराबर माइनस यन ओमेगा ए बी। क्लियर है? यदि जहां जो ई नॉट लिखा गया है वो माइनस यन ओमेगा ए बी के स्थान पर लिखा गया, आप देख सकते हैं इसके स्थान पर लिखा है ई नॉट लिखा गया है। क्लियर है? इसी प्रकार कोई समस्या तो बताते रहेंगे। चलिए देखिए, जहां एक चर्चा कर ले, ये आपका विद्युत वाहक बल है, ई नॉट क्या है, तो विद्युत वाहक बल का शिखर मान जो सबसे उच्च वैल्यू होती है, जिसे पीक पॉइंट कहते हैं, उसे किसे लिखते हैं, ई नॉट से लिखते हैं। साइन आपको होता है, और साथ साथ क्या है, ओमेगा टी क्या है, तो कला कह सकते हैं, फेज कह सकते हैं। इतनी वैल्यू आपके सामने मिलने वाली है। देखिए हमारा उद्देश्य इसे निकालना नहीं था, हमारा उद्देश्य क्या था, धारा को निकालना, मतलब आई की वैल्यू फाइंड करना था। क्लियर है? इसे एक बार लिख लें, एक बार आपको एक वैल्यू यहाँ पर आपको देखने को प्राप्त हो जाएगी। आगे चर्चा करते हैं। देखिए इसको हम यहाँ साइड में लगा देना, आप समझ लें इस चीज को, क्योंकि आपको मिल क्या चुका है, आपको मिल चुका ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। एक बार क्लियर कर लें, यहाँ तक दे रहा है। चलिए क्लियर है, इधर मिल चुका है। आपको पता है ई क्या है, ई आपका है विद्युत वाहक बल। क्या है, विद्युत वाहक बल होता है, और विद्युत वाहक बल बताया गया था विभवांतर के जैसा होता है, मतलब विद्युत वाहक बल को एक प्रकार से विभवांतर कह सकते हैं। यानी जहां आपको देखा है
ई, उसे हम क्या लिख सकते हैं, उसे भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा ई का मात्रक भी बोल्ट होता है और भी का मात्रक भी बोल्ट होता है। लगभग एक प्रकार से कह दें तो दोनों एक ही होते हैं, बस थोड़ा दोनों की परिभाषा में अंतर होता है। तो हम ध्यान रखिए इसे लिख सकते हैं, ई को हम क्या लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं। भी बराबर भी नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर, इसे तरह नोट कर सकते हैं। आगे देखिए दोनों समय यानी दोनों पक्षों में आर से भाग देने पर, क्लियर, लिख लेना आगे पूरा आर से भाग देना है, तो भी बटे आर हो जाएगा बराबर यहाँ पर भी नॉट बटे आर हो जाएगा और ये साइन ओमेगा टी हो जाएगा। भी बटे आर याद कीजिए, ओम का नियम था भी बराबर आई इंटू आर, याद ही नहीं याद है। आर को अगर आप यहाँ लेकर आओगे तो यहाँ पर आई बचेगा और आई बराबर लिख सकते हैं भी बटे आर। आप देख लीजिए ओम के नियम के अनुसार आई बराबर क्या होता है, भी अपान आर होता है। यहाँ क्योंकि ये आई का मान है, आई रख देते हैं, ये भी आई का मान है, लेकिन यहाँ पर आई भी नॉट लगा है तो क्या लगा देंगे, यहाँ पर आई नॉट लगा देंगे और इंटू क्या हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी हो जाएगा। क्लियर है, तो आप इसे स्मॉल में लीजिए, चाहो तो इसे आप कैपिटल में लिख सकते हो, कोई आपत्ति नहीं, बस सोचना कि स्मॉल में लिखें, आप इसे कैपिटल का भी लिख सकते हो। क्लियर है, चलिए यही आपको प्रूव करना था। क्लियर है, जहां चर्चा कर ले तो आई क्या है, तो ध्यान रखिएगा तात्क्षणिक धारा है। क्लियर है, आई नॉट क्या है, तो शिखर मान है, शिखर मान किसका, धारा का शिखर मान है, जिसमें ओमेगा टी क्या है, तो नोट कर लीजिए ओमेगा टी क्या हो जाएगा भाई, पी की बिंदु, या इसे कैसे कला कहते हैं, जैसे अंग्रेजी में फेज कहा जाता है। क्लियर है, इतनी चीज आपके सामने थी, ये आपको पहली क्लास में डिस्कस किया गया था। किसी प्रकार की कोई आपत्ति बताइए। क्लियर है, चलिए इसे नोट कर लेंगे, क्योंकि इस डेरिवेशन नॉर्मली आपके यहाँ एग्जाम में पूछा जा सकता है, यहाँ से संबंधित आपका क्वेश्चन यानी कि कह सकते हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह बन सकते हैं, इसलिए हर पॉइंट को एकदम बढ़िया नोट करते रहें। यहाँ तक आपको पढ़ाया जा चुका था, इसकी आगे चर्चा करते हैं। जहाँ भी समस्या होगी आप तुरंत कमेंट करेंगे, आपके उस भी जो भी आपकी समस्या होगी उसको सुलझाया जाएगा, प्रयास करेंगे कि उसे जो है बताया जा सके। चलिए ध्यान रखिएगा, जो भी आपने अभी सॉल्व किया, इसे सॉल्व करने पर जो आपको आपका वैल्यू प्राप्त हुई, क्या प्राप्त हुई, तो आई बराबर क्या प्राप्त हो गया, आई नॉट साइन ओमेगा। इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे संबंधित आपको अभी काफी चीजें प्राप्त होने वाली है, इसे आप हर जगह देखने को मिलेगा, आपको ये मिलेगा। क्लियर है, चलिए अगले हेड डाल दीजिएगा, प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफीय निरूपण। क्लियर है, क्या लिखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफीय निरूपण, हेडिंग डाल दीजिएगा। चलिए इन्हीं प्रत्यावर्ती धारा को अगर ग्राफ में के रूप में लिखा जाए तो कैसे लिखोगे, समझने इस चीज को। देखिए कंडीशन क्या है, क्योंकि आपसे कहा गया कि जब इसे आप सॉल्व करने चलते हैं तो क्या मिलेगा आपको, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी मिल जाएगा। क्लियर है, क्या मिल जाएगा, अब समझो थोड़ा सा, मान लेते हैं यहां पर ओमेगा टी क्या बताया गया था, इसे कोण कह सकते हैं, या इसे कला कह सकते हैं, या इसे फेज कह सकते हैं। क्लियर है, फेज कहां से कह सकते हैं, स्थिति क्या है, धारा की स्थिति क्या है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब देखो इस चीज को, अगर ओमेगा टी को स्थान पर लिखें और साइन ओमेगा टी को यहां लिख दें, समझना इस चीज को। अब देखो अगर ओमेगा टी का मान हम क्या रखते हैं, 0 अंश, क्या रख देंगे, 0 अंश, तो आप कह सकते हैं कि साइन ओमेगा टी, क्योंकि यहां इसकी वैल्यू कितनी रख दी जाएगी, 0 रख दी जाएगी, और साइन 0 मान कितना हो जाएगा, 0। जब हम ओमेगा टी का मान क्या रख देंगे, 0 अंश, तब साइन ओमेगा टी का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगली कंडीशन, दूसरी वैल्यू देखते हैं, अगर इसके मान को हम क्या रख दें, पाई अपान 2 रख दें, पाई अपान 2 का से क्या है, 90 अंश। अगर ओमेगा टी का मान 90 अंश रख दें तो इसे हम साइन 90 अंश कह सकते हैं,
और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। आप सब होता है साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। अगली कंडीशन आगे, अगर इसे हम क्या रख दें, पाई रख दें, क्या रख दें, पाई। आगे होता है साइन पाई का मतलब होता है 180 अंश, और साइन 180 मान कितना होता है, 0 होता है। क्लियर है। फिर आगे चर्चा करें, इसका मान अगर हम क्या रख दें, 3π/2 रख दें। 3π/2 का अर्थ क्या है, जब आप पाई का मान रखोगे 180 अंश बटे 2 करोगे, 2 काटो कितना आएगा, 90, 9 3 27, मतलब 270 कह सकते हैं। और साइन अगर 270 रख दिया जाए, 270 रख दे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, देखिए साइन 180 + 30 और 180 + 90 कह सकते हैं। क्लियर है। वैल्यू कितनी मिल जाएगी आप देख सकते हो, साइन का क्या मिल जाएगा आपको, आप नोटिस कर ले, मिल जाएगा साइन 90 अंश। और साइन 90 मान कितना होता है, आप देखते हो प्लस में है तो माइनस साइन 90 अंश आएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा, -1 आएगा। क्लियर है। अगली वैल्यू इसको और बढ़ाएं तो आप लिख सकते हैं, और इसे अगर हम क्या मान ले, 2π मान ले, 2π का मतलब क्या होता है, 360, तो साइन 360 मान क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है। नोटिस कर लेंगे इस चीज को, इस प्रकार से वैल्यू प्राप्त होगी। अगर आप ध्यान से देखें, 0 का मान 0 होता है, पाई का मान 0 होता है, 2π का मान 0 होता है, 4π का मान 0 होता है। इस प्रकार से जो भी आपके सामने पाई दी जाएगी कंप्लीट वैल्यू, उस मान कितना होता है, 0 होता है। क्लियर है। हम इस इशू आते हैं, आप यहाँ पर इस इशू समझोगे। देखिए ये बात थी वैल्यू की, ये बात किसी थी, वैल्यू की। अगर थोड़ा सा समझा जाए इसको, अगर ग्राफ रूप में दिखाएं इस प्रकार से, मान लेते हैं एक समय यहां पर जो वैल्यू थी, देखो 0 थी, यहां मान लेते हैं 1 है। क्लियर है। और यहां मान लेते हैं -1 है। एक समय ऐसा था कि कोण 0 था, यहां से हमने शुरू किया तो कोण 0 मानेंगे, यहाँ पर 0 था, तो यहां पर 0 था तो वैल्यू कितनी थी, 0 थी, मतलब सेम ही शुरू हो जाएगा। दूसरा मान ध्यान से देखिए, दूसरा मान मान लेते हैं π/2, 90 यहां पर, यहां से π/2 मान लेते हैं। क्लियर है। ये कोण कितने का है, π/2 का है। आगे देखिए थोड़ा इसको पीछे माने ऐसे, देखिए ये π/2 है यहां पर इस बिंदु पर, तो जब π/2 है तो नोटिस करो कि वैल्यू कितनी थी, 1 थी, मतलब ऐसी अवस्था में वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी यहां पर। क्लियर है। फिर आगे नोटिस करें इस चीज को, जब अगली वैल्यू पाई ले ली गई, यहां देखें ये पाई ले लिया गया, यहाँ पर जब वैल्यू को पाई लिया गया तब मान कितना हो गया, 0, मतलब वैल्यू यहीं पर आएगी। क्लियर है। आगे देखिए फिर कंडीशन क्या है, अगली वैल्यू 3π/2 लिया गया, 3π/2, तो नोटिस करें जो वैल्यू मिली माइनस की 1 मिली, यानी -1 कहां पड़ी, यहां पर इस बेस पर। आगे चर्चा कर लें, इसके बाद जो अगली वैल्यू हम 2π ले लेंगे, यहां पर मान लेते हैं 2π है, तो देखो ध्यान से वैल्यू कितनी आएगी, 0, मतलब जस्ट इसी पर आएगी। एक बिंदु यहां पड़ा, एक बिंदु यहां पड़ा, एक बिंदु यहां पर है, एक बिंदु यहां पर है, एक बिंदु यहां पर है, सबके अलग अलग कोण रखे गए हैं, अलग अलग वैल्यू निकाली गई है। अगर इन सबको ऐसे मिला दिया जाए इस बेस पर, इस बेस पर इसे ऐसे मिलाया जाए जितने भी बिंदु हैं, तो आप नोटिस करो इसी प्रकार से प्रारंभ में ही आपको जब परिचय दे रहे थे बताए थे धारा का कमन ऐसे होता है। क्लियर। इस बेस पर चलिए, ध्यान रखिएगा यही क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफीय निरूपण है। ऐसे बना लीजिएगा और ऐसे आप इसको दिखा दीजिएगा। कहीं समस्या हो तो बताइए, एक बार चेक कर लें, कहीं अगर आपको समस्या हो तो बताइए। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। क्लियर। एक बार फिर से समझा दें आपको, WT का अलग अलग मान लिया गया, अलग अलग कोण पर हमने देखा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि आपको ग्राफ बनाना है तो कोण आपको देखना पड़ता है। एक बार हमने 0 से लिया तो जब हमने ω/t मान 0 रखा तो वैल्यू 0 प्राप्त हुई। दूसरी बार हमने π/2 लिया, जब हमने ω/t के स्थान पर π/2 रखा तो वैल्यू 1 प्राप्त हुई। तीसरी वैल्यू हमने क्या ली, पाई ली, जब यहाँ पर हमने पाई रखा तो वैल्यू 0 प्राप्त हुई। फिर तीसरा अगला हमने क्या लिया, 3π/2, जब यहाँ पर हमने 3π/2 रखा तो हमें कितना प्राप्त हुआ, -1 प्राप्त हुआ। फिर अगली वैल्यू हमने 2π ली, यहाँ 2π रखा गया तो वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, आपको 0 प्राप्त हुई। क्लियर है। इस प्रकार से वैल्यू आपकी बढ़ती गई, अंततः आपको मान मिला 0 1 0 -1 और 0। तो यहाँ पर 0 रखा गया, फिर माइनस यानी 1 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर -1 आ गया, फिर आपका 0 हो गया। जब हमने सबको मिलाया तो आपका इस प्रकार से ग्राफ तैयार हुआ। क्लियर है। और ग्राफ का कहलाएगा प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ ही है, मतलब ग्राफ का निरूपण है। फिर इस प्रकार से आप ग्राफ के रूप में से आप दिखा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, हर तथ्य को नोट करते रहें, कॉपी पे लेकर बैठे, जैसा कि आपको सब समझा जा रहा है बार बार। अगली हेडिंग डालिएगा AC का औसत मान।
लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। क्लियर है? औसत मान कहां से क्या होता है वो समझा दें। या औसत प्रत्यावर्ती धारा की चर्चा छोड़ो, अगर हम केवल औसत की चर्चा कर लें तो औसत होता क्या है, तो औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। क्लियर है? योग बटे संख्या कहां से क्या है कि जितने नंबर्स देखे सबको जोड़ लीजिए, जितनी संख्या दी उनसे भाग दे दो। जैसे मान लेते हैं 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। क्लियर है? और एक 5 मान लेते हैं। अगर इसका औसत निकालना हो सबको जोड़ लीजिए, क्योंकि योग करना है तो 5 4 9 9 3 12 12 2 कितना हो जाएगा, 5 4 9 3 12 12 14 14 15 15 आ जाएगा। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 है, 5 भाग दे दो, कितना आएगा आपका 3। औसत कितना आएगा 3। इस प्रकार से औसत निकालते हैं। उस प्रकार से क्या रखा कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होगा आपको निकालना है। क्लियर है? चलिए एक बार इसको नॉलेज समझे। अभी जब आपने इसका ग्राफीय निरूपण किया था तो उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। धारा चली थी, ऐसे जाकर इसने एक चक्र पूरा कर लिया था, एक चक्र पूरा कर किया इसने, और फिर यहीं पर पहुंची जहां से शुरू किया था। अब फिर से शुरू करेंगे, ध्यान से देखो, फिर से ऊपर आ जाएगी, इसी बेस पर जहां शुरू किया था फिर से वहीं शुरू करेंगे, इस प्रकार से जाएगी। इसे इसका पूरा एक चक्र कहते हैं, और इसी को साइंस भाषा में हर्ट्ज कहा जाता है। क्या कहते हैं, यानी इसकी आवृत्ति कहते हैं, जो कि इसे एक चक्र को क्या कहते हैं, एक हर्ट्ज कहते हैं, आवृत्ति कही जाती है, फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसी को। कंडीशन देखिए, एक चक्कर पूरा लगाएगी, इसी को थोड़ा सा हम अपने इस बेस पर लिखें, हम कह सकते हैं इस चक्कर पूरा ऐसे बनेगा इसका, इस बेस पर। और इस पूरे कंप्लीट अगर आपके पास कोई आपको सर्कल दिख रहा है तो इसके केंद्र एंगल कितना होता है 360 अंश। क्लियर है? इसमें क्या लिखते हैं 2 पाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं 2 पाई। क्लियर है? तो कहने का से क्या है, इसे अगर आप नोटिस करो तो धारा की कुल वैल्यू कितनी प्राप्त होगी या आप निकाल लीजिए। तो कुल कैसे निकालोगे, तो धारा की आई बराबर आप लिखोगे आई नॉट और साइन ओमेगा टी होता है, क्योंकि टोटल एंगल यानी टोटल कोण कितना चलेगी 2 पाई चलेगी, क्योंकि पूरा एक चक्कर चलेगी, एक चक्कर में कितने कोण बनते हैं 2 पाई मतलब 360 अंश। और अभी आपसे कहा गया था आई बराबर कितना मिलेगा आई नॉट और इंटू में साइन 2 पाई मान निकाला गया था, अभी निकाले थे, आप ग्राफीय निरूपण कर रहे थे, तो मान कितना आया था 0 प्राप्त हुआ था। हम कह सकते हैं आई मान कितना आ जाएगा 0 प्राप्त हो जाएगा। अगर आपसे निकाला जाए कि आई एवरेज का मान कितना होगा, तो क्या करोगे, आपसे कहा गया जितनी धारा प्राप्त हुई है उसको आप किससे करें, नंबर से भाग दे दें। क्लियर है? या फिर कह सकते हैं जितने टाइम में बनी उस टाइम से भाग दे दो, या ऐसे कह दें कि आप नॉर्मली आपके पास वैल्यू कितनी प्राप्त हुई 0 प्राप्त हुई है, तो 0 को आप किसी से भाग दो, ऐसा कितना आएगा आपका 0 आएगा। ऐसे डायरेक्टली आप लिख सकते हो कितना हो जाएगा। देखो आपको और भी विधियों से बता देंगे आप निकाल कैसे सकते हो। उसके बाद आप इस बीच से देखो, अगर आप एंगल से निकालो, कोण से निकालो, तब कितना आएगा आपका 0 प्राप्त होगा। क्लियर है? चलिए कोई समस्या बताइए, एक बार इसको चेक कर लें, कहीं अगर आपको समस्या हो तो बताएं। चलिए इसकी दूसरी विधि देखते हैं। ये तो रही नॉर्मली आप समझने वाली विधि जो आपकी थी ग्राफीय निरूपण के बेस पर। इसको नॉर्मली इसको लगाया जाए तो लगाओगे कैसे, देखिए अगर आपको आई एवरेज निकालना है यानी औसत चाहिए, एवरेज का एबीसी का से है एवरेज, और एवरेज का से औसत यानी औसत मान चाहिए, तो करना कुछ नहीं, वैल्यू देखें। इसी वैल्यू अगर आप नोटिस करो जो आपके पास आई का मान है वो क्या लिखा है, तो मिनिमम 0 टू टी यानी जो टाइम दे रखा है 0 टू टी दे रखा है, जो समय है 0 से लेकर टी तक होगा। और यहाँ आई क्योंकि धारा निकालनी है तो आई लिखिए, और साथ साथ आने की इसी का आप अवकलन कर दीजिए टी के सापेक्ष, क्योंकि लिमिट आपकी क्या रखी है टी रखी है, इसलिए आप क्या कर देंगे यहाँ पर टी के सापेक्ष कर देंगे अवकलन। आप होता है आपको भली भाव होता है। अभी कहा गया जब आप औसत मान निकालोगे तो क्या करोगे, धारा को समय से भाग दोगे, आई पान क्या हो जाएगा आपका टी हो जाएगा, और ही क्या हो जाएगा औसत, और औसत का समाकलन कर डालिए किस बेस पर, टी के सापेक्ष कर डालिए, जो वैल्यू प्राप्त होगी यह आपका आंसर होगा। चलो करना शुरू करते हैं। समाकलन करते कैसे एकदम आराम समझिए, जो लोग मैथ लिए वो तो समझ ही जाएंगे, जो बायोलॉजी लिए उनके भी समझ आए, इसलिए इसको एकदम आराम से बताया जाएगा। देखिए अगर इसको आगे सॉल्व करें तो 0 टू टी हो जाएगा, और आई का मान याद कीजिए निकाला गया था आई बराबर आई नॉट इंटू में साइन ओमेगा टी, याद कीजिए। इसी को अभी धारा का उत्पादन जब किया गया था, क्लियर है, प्रोडक्शन किया गया था, तो हमको ये सूत्र सिद्ध कराया गया था।
आई बराबर था तो आई भी दिया गया है, यहाँ आई मान रख दीजिए आई नॉट इंटू में साइन ओमेगा टी, और अपान में यहाँ टी लगा दीजिएगा, इंटू में आपका डी टी हो जाएगा। क्लियर, इतनी वैल्यू आपके सामने मिलने वाली है। आगे देखिए, आगे चर्चा क्या है तो नोटिस करें इस चीज को, इस टी को बाहर लेकर आओ तो 1/t हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो यहाँ एप्सिलॉन यहाँ 0 हो जाएगा, 0 टू आपका टी लिमिट दी गई है, यहाँ आई नॉट दिया गया है इंटू में साइन ओमेगा टी। एक चर्चा हो, आई नॉट को भी बाहर निकाल लीजिए, एक साथ निकाल लेते हैं इसको, आई नॉट को बाहर कर लीजिएगा, इंटू में यहाँ पर आपका हो जाएगा डी टी। इसे आगे सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या मिल जाएगा, देखें यहाँ पर आई नॉट हो जाएगा अपान में टी हो जाएगा, यहाँ वैल्यू देखिए 0 टू टी। क्लियर है, ऐसे देखो उसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट 0 टू टी दी गई है, साइन का समाकलन करना है टी के सापेक्ष, यानी साइन ओमेगा टी का। तो आपको पता है साइन का जो समाकलन होता है क्या होता है, माइनस कॉस, क्या होता है माइनस कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा टी है, यहाँ पर ओमेगा टी आप लगा दीजिए। साथ साथ में देखिए बटे में क्या होता है, तो जो भी इसके स्थान पर दिया जाए उसका फिर से करते हैं नीचे समाकलन यानी अवकलन करते हैं। तो ओमेगा टी का अवकलन करोगे तो आपको बता दें जैसे डी अपान डी एक्स करना है आपको, इसके सापेक्ष टी के सापेक्ष ओमेगा टी का, तो ओमेगा आपको बाहर आ जाएगा, यानी ये ओमेगा निकल कर बाहर आ जाएगा यहाँ पर, और टी का अवकलन करोगे कितना मिलेगा आपको, यहाँ टी लगा दीजिएगा, टी का अवकलन कितना आएगा, एक आएगा, मतलब एक बनेगा और एक गुणा ओमेगा से करोगे कितना आएगा आपको, ओमेगा प्राप्त होगा। क्लियर है, इतनी वैल्यू मिल जाएगी, और लिमिट आपको देखिए 0 टू टी, यानी 0 से लेकर टी तक की वैल्यू को आप वहाँ पुट कर दीजिए। आगे सॉल्व करें, देखिए यहाँ पर जाएगा आई नॉट अपान टी प्राप्त हो जाएगा, और माइनस को बाहर माइनस छोड़ दो, हम बाद में देखते हैं। माइनस देखिए आप होता है अगर इसकी वैल्यू पुट की जाए, वैल्यू रखना किसका है तो ध्यान देखिएगा टी का मान रखना है, क्योंकि टी की वैल्यू जो भी दी गई आप वहाँ पर रखेंगे, एक बार 0 दूसरी बार टी रखोगे। रखना शुरू करते हैं, इसको लिखेंगे, देखो ओमेगा को भी आप चाहो बाहर निकाल लो, क्योंकि इसका कोई यहाँ पर उपयोग नहीं है, ओमेगा को बाहर कर लीजिए, इसको बाहर कर लिया गया है, यहाँ बचेगा माइनस का कॉस ओमेगा टी, और लिमिट 0 टू टी आपको देखिए। क्लियर, एक बात और माइनस को भी आप चाहो बाहर निकालो। क्लियर है, चलिए इतना बाहर निकल गया, आपका इतना बचेगा। इसे आगे सॉल्व किया जाए तो वैल्यू क्या मिलने वाली है आप देख सकते हैं, माइनस आई नॉट अपान में ओमेगा टी। क्लियर है, यहां से देखें अब वैल्यू पुट करते हैं, कॉस लिखेंगे, ओमेगा लगाएंगे, टी का मान एक बार कैपिटल टी रखिए, माइनस दूसरी बार इसी टी का मान 0 रख दीजिए। क्लियर है, वैल्यू क्या मिलने वाली है आप देखिए, माइनस आई नॉट हो जाएगा अपान ओमेगा टी हो जाएगा, और यहां नोटिस करो क्या मिलने वाला आपको, ध्यान से देखें वैल्यू क्या मिलेगी आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पर, यहाँ ओमेगा टी का आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो ओमेगा टी का मान यानी ओमेगा का मान होता है 2 पाई अपान टी, इसे नोट कर लेना 2 पाई अपान टी। कैसे होता है आपको समझा दें, क्योंकि ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है, इसको साइड में समझ लेना, कोणीय वेग है, और कोणीय वेग का भी सूत्र बताया गया था कोण बटे में समय। आपको पता है टोटल कोण एक सर्किल के अंदर, एक वृत्त के अंदर कितना होता है, 2 पाई का होता है, 200 यानी 360 का होता है, और समय को टी मान ले हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई बटे टी लिख सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा ओमेगा का मान आप क्या रखोगे 2 पाई मान टी रखोगे। क्लियर है, ये वैल्यू इसकी निश्चित होती है। अब देखिए यहां इस वैल्यू पुट की जाए तो काश नोट करेंगे, इसका मान क्या रखेंगे 2 पाई अपान टी रखेंगे, और गुणे में आपका एक टी दिया गया है, माइनस 0 गुणा करो कॉस 0 हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखिए माइनस 8 आई नॉट हो जाएगा अपान का हो जाएगा डब्ल्यू टी, यहां नोटिस करेंगे टी से आपका टी कट जाएगा और मिलेगा आपको कॉस 2 पाई, और माइनस का कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, कॉस 0 वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। आगे नोट करें इस चीज को तो लिखेंगे माइनस का आई नॉट अपान का डब्ल्यू यानी ओमेगा टी हो जाएगा, ये कैपिटल टी इसको कैपिटल लिखिएगा। क्लियर है, और यहां ध्यान से देखें cos 2 पाई का से क्या 360 अंश, cos 360 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, और माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ इसको 1 माइनस 1 लिख सकते हो, इसे लिख सकते हैं माइनस आई नॉट अपान का ओमेगा टी, और एक में से घटाओ कितना का 0, और किसी भी संख्या का गुणा 0 कर कितना मिलेगा 0। तो हम कह सकते हैं जो वैल्यू हमारे पास किसकी है, यानी कि आई एवरेज है। आई एवरेज कहां से क्या है कि जो औसत मान है किसका धारा का, हमें कितना प्राप्त होने वाला है 0 प्राप्त होने वाला है। एक बार क्लियर कर लें, हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 0 प्राप्त हो जाएगा। कहीं समस्या बताइए, इतनी वैल्यू आपको मिल जाएगी
आई एवरेज का मान कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात चेक कर लें। चलिए एक बार फिर से समझा दें, हो सकता है आपकी समझ से बाहर निकल गई होगा, इसलिए इसको एक बार क्लियर कर दें। फिर बता दें आपको बिना किसी टाइम पास के, क्योंकि एग्जाम आपका एकदम टारगेट नज़दीक है, तो एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। जहां समझ नहीं आएगा आप कमेंट करेंगे, समझा जाएगा। क्लियर है? आपका उद्देश्य केवल केवल पढ़ना होना चाहिए, इसके अलावा कमेंट करना है, फिर आप किसी प्रकार की इधर उधर की बातों में आप ना आए। एग्जाम आपका जस्ट 1 मंथ बाद है, मतलब 1 महीने के बाद है, तो आप फोकस करें पढ़ाई पर। एक बार फिर से क्लियर करें, ये सब टॉपिक वो हैं जो कि आपके डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं या यहाँ संबंधित आपके यहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान पूछा गया है। क्लियर है? जिसे आप एवरेज कह सकते हैं, क्योंकि अगर धारा का एवरेज निकालोगे तो आई पान टी होता है। धारा को क्या करना है, समय से भाग देना है आपको टोटल। कंडीशंस क्या है, इसका आपको समाकलन कर डालना है। ये आई नॉट हो जाएगा, ये आपका टी हो जाएगा। लिमिट इसकी होती है 0 से टी, मतलब 0 समय शुरू है और टी समय तक किया गया है। ये धारा चलिए तो 0 to t इसकी लिमिट हो जाएगी, और टी के सापेक्ष इसका क्या करना है, समाकलन करना है। हुआ क्या, आई मान रख दीजिए, क्योंकि आपको होता है आई बराबर क्या होता है, आई नॉट इंटू में साइन ओमेगा टी होता है, अभी भी निकाला गया था। यहाँ रख दीजिए, बटे में टी था उसे लगा दीजिए, इंटू में डी टी, इसको लिख दीजिए। यहाँ पर लिमिट जैसी थी वैसे पुट कर दीजिए। अब आई नॉट और टी को बाहर कर लीजिए, क्योंकि कांस्टेंट मान है, इसे बाहर कर सकते हैं। यहाँ बचेगा आपका इंटीग्रेशन 0 to t बच जाएगा, साइन ओमेगा टी इंटू में डी टी प्राप्त हो जाएगा आपको। क्लियर, क्योंकि बाकी चीज बाहर चल चुकी हैं, तो ये साइन ओमेगा टी बचेगा और इंटू में डी टी बच जाएगा। इसको आगे देखें तो साइन का अगर टी के सापेक्ष समाकलन करें तो साइन का होता है माइनस कॉस, साइन का माइनस कॉस हो गया। ओमेगा टी था तो ओमेगा टी लगा दिया गया, क्योंकि ओमेगा टी यहाँ था, होना केवल टी चाहिए था, इसलिए ओमेगा टी से का फिर से किया गया अवकलन बटे में, तो ओमेगा बाहर आ गया, टी का अवकलन 1 हो गया, तो हम 1 का गुणा ओमेगा से करेंगे, आपका केवल और केवल ओमेगा आएगा, क्योंकि लिमिट अभी आपकी बची हुई थी, इसे लिमिट यहाँ लगा दी गई। क्लियर है? इसे कहते हैं लोअर लिमिट, इसे कहते हैं अपर लिमिट। क्लियर है? हिंदी में इसे निम्न सीमा और इसे उच्च सीमा कहा जाता है। आगे देखिए, अब ध्यान से देखें, इस ओमेगा को बाहर निकाला गया तो आई नॉट, क्योंकि माइनस बाहर आ गया है तो माइनस आ गया, आई नॉट आ गया, और साथ साथ ध्यान कि ओमेगा बाहर आ गया, क्या हो गया, ओमेगा टी हो गया। यहाँ क्या बचा, तो कॉस ओमेगा टी और 0 to t, यानी कि आपकी लिमिट क्या है, 0 से लेकर टी तक। आगे सॉल्व करें, इसको सेम उतार लिया गया है, वैल्यू रख दी गई है। आप बताएं, जब भी लिमिट को आप रखते हैं, इसका नियम होता है कि बड़ी वैल्यू पहले लिखी जाती है। जैसे टी था तो पहले एक बार इसका टी का मान टी रखा जाएगा कैपिटल, तो कॉस ओमेगा कैपिटल टी, देख सकते हो, माइनस लगाएंगे, फिर दूसरी बार क्या रखेंगे, छोटी वैल्यू, तो उसके बाद जहाँ टी था वहाँ 0 रखेंगे। ध्यान से देखिए, ओमेगा के बाद टी था तो वहाँ का क्या रख दिया गया, 0 रख दिया गया। आगे सॉल्व करते हैं, ये सेम उतारा गया से, कॉस ओमेगा टी, ओमेगा का मान क्या होता है आपका 2/टी होता है, अभी आपको बताया गया, उसे रख दिया गया यहाँ पर। ऐसी कंडीशन माइनस लगा है, ओमेगा का गुणा 0 करोगे 0 आएगा। क्लियर है? यानी कॉस 0 हो जाएगा आपका, इसे जस्ट वैसे उतारा गया है। ये ध्यान से देखें, टी से आपका टी कट गया तो 2 पाई बचा, यानी कि कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, इसे 1 रख दिया गया। आगे सॉल्व करें, बराबर माइनस का हो जाएगा आई नॉट अपान में ओमेगा टी हो जाएगा, और यहाँ देखो इसका मान 1 होता है, कॉस 2 पाई, 2 पाई का से क्या 360 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और माइनस का मान है, इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद अगर ध्यान से देखें, 1 में से 1 जाएगा 0, और 0 को आप किसी चीज का डालो, आंसर क्या आएगा आपका 0। चलिए तो बताइए, किसी प्रकार कोई समस्या हो तो बताएं। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला तथ्य, हर एक बिंदु को अपने पास इसको इकट्ठा करते चलें और साथ साथ इसको नोट करते चलेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो आपको पढ़ाया जा रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सबको ये पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। चलिए अगला नोट करेंगे। अगला टॉपिक आपका है धारा का वर्ग माध्यम मूलमान। एक बार क्लियर करें, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है? चलिए दिख रहा है, साथ साथ बोलते जा रहे हैं। अगर आपको कोई चीज ना दिखे तो आप नॉर्मली चीज को आप नोट कर लिया करेंगे। एक बार फिर से लिख दें जिससे क्लियर दिख जाए। धारा का वर्ग
माध्य मूल मान। क्लियर? चलिए एक बार क्लियर कर दें। इसे लिखते किससे हैं? तो आई आर एम एस। अब आई आर एम एस का पहले से क्लियर कर लेते हैं। आई अपनी धारा है, आर आपका होता है रूट। क्लियर है? यम क्या है? तो इसका होता है मीन। क्लियर है? और यस क्या है? स्क्वायर। इसे कहते हैं वर्गमूल। क्लियर? वर्गमूल कहा जाता है इसे। मीन कहां से कहते हैं? माध्य होता है। और स्क्वायर कहां से कहता है? वर्ग। आप नोटिस करें, वर्ग है, माध्य है, मूल कहां से? वर्गमूल। क्लियर है? इस प्रकार से आपको वैल्यू देखने को प्राप्त होने वाली है। कोई समस्या बताइए। अब देखिए, माध्य जिस प्रकार से निकालते हैं वही आपका औसत होता है। एक को समझा गया था। ये करना कुछ नहीं, जैसे कहते रहे उसे आप करते जाइए। कैसे करते जाओगे? तो अगर आपको आई आर एस निकालना है, जो भी वैल्यू आपको दे रखी है, कैसे निकालोगे आप? तो कुछ ना करें, माध्य निकालने का तरीका, माध्य मतलब औसत कह सकते हैं। कैसे निकाले थे आप? 0 to t लिखे थे, लेकिन इसके पहले आई का निकाले थे। यहाँ किससे निकालना है? आई का वर्ग, यानी धारा का स्क्वायर कर लेना है। अपान टी लगा देना, इंटू में डी टी कर देना। ध्यान से देखें क्या क्या किया गया। माध्य निकालने का तरीका था आई अपान टी, लेकिन यहाँ वर्ग कहा गया है तो आई स्क्वायर अपान टी हो जाएगा। और लिमिट लगा दी गई 0 to t, और टी के सापेक्ष कर दिया गया इसका समाकलन। क्लियर है? ये किसकी वैल्यू होगी? ये बात होगी किसकी? ये हो गई माध्य की और वर्ग की। लेकिन अभी मूल का से क्या? वर्गमूल। वर्गमूल का से होता है अंडर रूट। ऐसे लगा दीजिए, इतनी वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपके पास मिल जाएगा आई आर एम एस, यानी कि आई का मान होगा रूट मीन और स्क्वायर के रूप में मिल जाएगा आपको। यानी कह सकते हैं धारा का वर्ग माध्य मूल मान आपको प्राप्त हो जाएगा। कैसे करोगे? तो दोनों पक्षों का कर लीजिए वर्ग, दोनों पक्षों का ले लेना वर्ग करने का। तो यहां पर करोगे तो आपको मिल जाएगा आई स्क्वायर आई आर एम एस। क्लियर है? बराबर यहां स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो अंडर रूट हटेगा तो क्या बचेगा? 0 to t बच जाएगा। यहां हो जाएगा आपका आई स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा, इंटू में आपको डी टी प्राप्त हो जाएगा। इस आगे सॉल्व करते हैं तो आप नोटिस करें, यहाँ पर टी को हम बाहर ले सकते हैं, 1/t हो जाएगा। यहाँ 0 to आपका टी बच जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका आई स्क्वायर इंटू में डी टी प्राप्त होगा। आगे सॉल्व करें तो आप देख सकते हैं 1/t प्राप्त होने वाला आपको यहाँ पर। इंटीग्रेशन 0 to t प्राप्त होगा, जो कि वैल्यू आपको दे रखी है। और आई का मान अभी आपको बताएगा, याद कीजिए, फिर बता रहा हूं आपको। आई बराबर क्या प्राप्त हुआ था आपको? आई नॉट इंटू में साइन ओमेगा टी प्राप्त हुआ था। इसे वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, तो रख सकते हैं आई नॉट इंटू में साइन ओमेगा टी। स्क्वायर लगा है, इस पर स्क्वायर लगा दीजिए, इस पर स्क्वायर लगा दीजिए, क्योंकि पूरे पर स्क्वायर है, ये आई का ही मान है, तो दोनों पर लग जाएगा स्क्वायर इंटू में डी टी। क्लियर है? कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। आप एक बार देख सकते हैं कहीं समस्या होता है। आगे सॉल्व करें, इसे लिख सकते हैं 1 का टी। 1 क्या? आई स्क्वायर को आप बाहर निकाल सकते हैं। आई स्क्वायर बाहर निकाल लीजिएगा तो जगह आपका आई स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर। इसको थोड़ा बड़ा देखते हैं, इससे आपको एकदम क्लियर दिख जाए। देखिए, इसे लिख सकते हैं आई नॉट स्क्वायर अपान टी। क्लियर है? यहाँ क्या बचेगा? तो 0 to t हो जाएगा, साथ साथ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्लियर? इंटू में आपको डी टी प्राप्त होने वाला है। कहीं समस्या होता है, किसी प्रकार की समस्या तो आप बताएं यहाँ तक। अब देखिए, समाकलन में आपको बता दें, जिनको पता उनको पता होगा, जिनको नहीं पता आपको बताना चाहिए। समाकलन में साइन स्क्वायर ओमेगा टी का कोई समाकलन नहीं होता, इसलिए इसे आप दूसरे रूप में चेंज करते हैं। कैसे चेंज करोगे समझिएगा। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा साइन स्क्वायर, या फिर ऐसे देखें, आपने देखा होगा cos 2 थीटा बराबर आपका होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से सूत्र होता है। क्लास 10 में पढ़ा होगा आपने, क्लास 11 में भी पढ़ा होगा, क्लास 12 में भी पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो आप देख लीजिए, इस प्रकार से सूत्र होता है। अगर इसको हम इधर लेकर आए, इस वाली वैल्यू को माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ लेकर आए, तो ये आएगा तो हो जाएगा प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसको वहां लेकर जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का cos 2 थीटा। देख लीजिए, एक बार चेक कर लें, आपको दिख रहा है। चलिए, दिख रहा है। आगे देखिए, आगे चर्चा करते हैं। 2 को वहां लेकर जाओ तो इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का cos 2 थीटा। 2 वहां जाएगा तो बटे में हो जाएगा। क्लियर है? अवस्था क्या आप देख सकते हो, वैल्यू 3 प्राप्त होने वाली आपको। किसी प्रकार की कहीं आपत्ति होता है,
यानी साइन स्क्वायर थीटा 1 के मिल जाएगा आपको माइनस का कॉस 2 थीटा अपान में 2। यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा, लेकिन अगर यहाँ ओमेगा टी है तो यहाँ क्या लग जाएगा ओमेगा टी। क्लियर है? इस सूत्र को आप नोट कर लें क्योंकि यही चीज आपके सामने रखने वाला हूं। अब देखिए इसे अगर हम आगे सॉल्व कर इसे लिख सकते हैं आई स्क्वायर, क्लियर है, अपान टी हो जाएगा और यहाँ 0 to t हो जाएगा यानी जो आपकी लिमिट दे रखी है, और यहाँ साइन स्क्वायर टी का मान यानी साइन स्क्वायर ओमेगा टी मान के रखेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। आप देख सकते हैं जो कि सूत्र में लिखा गया है यहाँ पर उसी को रखा जा रहा है 2 ओमेगा टी, और पूरे बटे में आप 2 लगा दीजिए और साथ साथ इंटू में आप क्या कर देंगे dt कर देंगे। क्लियर है? इतनी वैल्यू। कहीं अगर आपको ऑब्जेक्शन तो बताइए। चलिए इसे मिटा देंगे, सूत्र आप नोट कर लेंगे। चलिए यहां बराबर का निशान लगा दिया जाए। आगे देखिए इसके बाद यहां से सॉल्व हो रहे समझिएगा। यहां नोटिस करें आप 2 को बाहर निकाल लीजिए तो वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको आई नॉट इसका स्क्वायर बराबर लगा दी जिससे भी आपको यहाँ पर, क्योंकि देखो ये वैल्यू किसकी थी आई स्क्वायर आर एम एस। क्लियर है? बराबर लगा सकते हैं इसको यहाँ पर। यहाँ देखो आई स्क्वायर यानी आई नॉट स्क्वायर हो जाएगा अपान 2 को बाहर लेकर आओगे तो नीचे आपका 2 और पहले से आपका टी बाहर निकला हुआ है तो 2t हो जाएगा, और यहाँ इंटीग्रेशन बचेगा आपका 0 to t और साथ साथ क्या बचेगा तो 1 माइनस का cos 2 ओमेगा टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा cos ओमेगा टी हो जाएगा और इनटू में आपको dt प्राप्त होने वाला है। आप देख सकते हैं इस वैल्यू को। आगे देखिए आई नॉट स्क्वायर हो जाएगा अपान 2t हो जाएगा। यहाँ पर एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा लीजिए लिमिट लिखने के लिए। एक का करिए आप समाकलन, नॉर्मली करते हैं ऐसे समझ जाइएगा। एक का अगर हम करें समाकलन तो कितना प्राप्त होगा, एक का प्राप्त होता है टी, क्योंकि टी के सापेक्ष करना है तो टी प्राप्त होगा जिसके सापेक्ष करोगे। अगर एक्स से सापेक्ष होता तो एक्स प्राप्त होता। क्लियर है? ध्यान रखिएगा एक का चाहे जब आप समाकलन करोगे यहाँ जो लिखा होगा लास्ट वाली वैल्यू प्राप्त होती है आपको। टी लिखा तो टी प्राप्त हो जाएगा, एक्स होता तो एक्स प्राप्त हो जाता। क्लियर है? कैसे प्राप्त होगा ये चीज आप कैसे मान लें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है। आप मान लीजिएगा आपका कितना प्राप्त हो जाएगा, टी प्राप्त हो जाएगा। आगे देखिए माइनस अच्छा कर ले इसके बाद तो कॉस की बात करते हैं तो कॉस में क्या प्राप्त होने वाला आपको, तो कॉस की कंडीशन क्या है, कॉस में होता है आपको साइन, इसे देखो साइन 2 ओमेगा टी। क्लियर है? इतना नोट करेंगे और बटे लगाएंगे तो फिर से 2 ओमेगा टी का समाकलन करेंगे यानी अवकलन करेंगे, नीचे क्या प्राप्त होगा आपको 2 ओमेगा प्राप्त होगा। लिमिट रख दीजिए 0 to t। इतनी वैल्यू आपके सामने रखिए। इसे आगे सॉल्व करें लिख सकते हैं आई नॉट का स्क्वायर अपान 2t। आगे देखें तो वैल्यू क्या मिलने वाली है, यहाँ मिल जाएगा 40 माइनस। आगे देखिए हम t की वैल्यू रख देते हैं, जो लिमिट दी गई है 0 to t इसे रख देते हैं। एक बार बड़ी वैल्यू रखेंगे t, फिर उसके बाद क्या रखेंगे छोटी वैल्यू रखेंगे। तो पहले बड़ी वैल्यू रखते हैं जहाँ जहाँ t है इस्तेमाल का वहाँ वहाँ कैपिटल टी रख देंगे और फिर माइनस करके हर जगह जहाँ जहाँ टी वहाँ क्या कर देंगे 0 कर देंगे। कैसे करेंगे इसको नोटिस कीजिए। एक बार यहाँ रखा गया t, इस यहाँ पर t है तो कैपिटल का टी रख दीजिए माइनस। यहाँ क्या करोगे आप नोटिस करना है यहाँ पर, यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, तो यहाँ मिलेगा साइन 2 और ओमेगा, ओमेगा का क्या होगा 2 पाई अपान में टी। ये आपको पहले बताया गया था। ओमेगा जहाँ आप क्या रखेंगे 2 पाई अपान टी, और इस टी का मान भी क्या रखेंगे कैपिटल टी अपान 2 ओमेगा है तो इसको ओमेगा ही रहने दीजिए। आगे देखें, आगे से सॉल्व करें तो माइनस लगाएंगे। अब यहाँ हो सकता है आपको ना दिखे तो हम थोड़ा सा इसको बैक करके लिखेंगे तो आप कंफ्यूजन एक बार चेक कर लेंगे आपको वहाँ तक दिखेगा नहीं दिखेगा। चलिए थोड़ा सा भी आपको दिख रहा है, थोड़ा सा इसको हम और आगे लिख देते हैं। अब देखिए क्योंकि ये बार लिखा गया, दूसरी बार हम 0 रखते हैं तो यहाँ टी मान 0 हो जाएगा। फिर माइनस क्योंकि यहाँ लगाना है तो माइनस यहाँ भी लगा, माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ देखें यहाँ टी वैल्यू ऐसा नॉर्मली समझा देते हैं आपको। अगर यहाँ टी मान 0 रखा जाएगा तो पूरा पूरा करने पर 0 आएगा और साइन 0 का मान कितना होता है 0, और 0 बटे कितना 2 ओमेगा है तो कितना आएगा 0 आएगा। मतलब हर जगह 0 प्राप्त होने वाला था, हम इसको ना ही लिखे तब भी कोई मतलब है नहीं, वैल्यू आपको 0 ही प्राप्त होगी, हटा दीजिए उसे। आगे देखो वैल्यू क्या लेगा, यहाँ टी से आपका टी कट जाएगा, मिले क्या रहा है तो आई नॉट स्क्वायर अपान 2t कितना मिलेगा
और यहाँ मिल जाएगा आपको टी माइनस, यहाँ देखिए 2 दूना 4 मतलब साइन 4 पाई और अपान कितना आ जाएगा 2 ओमेगा प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ मिल जाएगा आपको आई नॉट स्क्वायर अपान 2t प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ नोटिस करें तो टी माइनस, ध्यान दीजिए अभी हमने कहा था 2 पाई हो 4 पाई हो पाई हो, ये सब का मान कितना होता है साइन के साथ में 0, तो साइन 4 पाई मान कितना हो जाएगा 0 और बटे में 2 ओमेगा। ध्यान दीजिएगा तो आई यानी आई नॉट स्क्वायर हो जाएगा अपान 2t। क्लियर है। अब 0 बटे 2 ओमेगा है, 0 के बटे में चाहे जो हो उसका मान कितना होता है 0, टी माइनस 0 हो जाएगा, टी में से घटाओगे 0 यानी क्या प्राप्त होगा आपको टी प्राप्त होगा। और टी से आपका टी कट जाएगा तो हम कह सकते हैं हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर अपान में 2। क्लियर है। कहीं समस्या बताइए, आई नॉट का स्क्वायर कितना प्राप्त हो जाएगा अपान में 2 प्राप्त हो जाएगा। इसे कहो तो इसके आगे यहाँ सॉल्व कर दें। क्लियर है, समझ जाना, इस चीज को हम इसके आगे यहाँ सॉल्व कर देना है इस वैल्यू को। अब मान लो आपको क्या मिला है आई आर एम एस का स्क्वायर जो है बराबर कितना मिला आई नॉट का स्क्वायर अपान में कितना मिला है 2 प्राप्त हुआ है। क्योंकि आपको वैल्यू किसकी चाहिए आई स्क्वायर आर एम एस की नहीं चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए किसकी आई आर एम एस की चाहिए था, मतलब स्क्वायर ना लगाओ, स्क्वायर हटा दीजिए तो आई आपको आर एम एस बराबर मिल जाएगा अंडर रूट आई नॉट का स्क्वायर और अपान 2। क्लियर है। आगे सॉल्व करते हैं, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, नॉर्मली यहाँ बचेगा आई नॉट बचेगा और यहाँ रूट का 2 बच जाएगा। क्लियर है। यानी आई आर एम एस बराबर कितना मिल जाएगा आई नॉट अपान में 2 प्राप्त हो जाएगा। इसे थोड़ा और आगे सॉल्व करें, लिख सकते हैं इसे आई आर एम एस बराबर, देखिए इसमें क्या करते हैं रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं जिससे वैल्यू आपकी थोड़ी सी एकदम नीचे हटा जाए। तो कैसे करोगे, देखिए रूट 2 आई नॉट हो जाएगा और अपान रूट 2 गुणे रूट 2 कितना हो जाएगा 2 प्राप्त हो जाएगा। इसे और आगे सॉल्व करते हैं तो रूट 2 मान कितना होता है 1.414। क्लियर है, इतना मान होता है उसे रख देंगे और बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। किसका मान है आई आर एम एस का मान प्राप्त हो जाएगा आपको। इसे और आगे सॉल्व कीजिए। क्लियर है, तो देखिए कितना मिल जाएगा आपको आई आर एम एस बराबर 2 डिवाइड करेंगे 0 बार जाएगा 2 सत्ते 14 फिर 0 बार जाएगा फिर 2 सत्ते 14। क्लियर है, आई नॉट ये वैल्यू आपकी एग्जैक्ट हो जाएगी। नोट कर सकते हैं इस चीज को, इस चीज को आप नोट कर लेंगे कि जो आपका धारा का वर्ग माध्य मूल मान होने वाला है वो कितना प्राप्त होने वाला है, तो आई आर एम एस बराबर हो जाएगा 0.707 आई नॉट। क्लियर है, चेक कर लें कहीं भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति बताइए। एक बार क्लियर करते हैं फिर से एक बार, देखिए फिर बता रहे हैं एकदम आराम से, किसी प्रकार कहीं समस्या बताइएगा, एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, कहीं भी दुविधा होगी आप फिर से कमेंट करेंगे, समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। धारा का वर्ग माध्य मूल मान पूछा गया था जिसे शॉर्ट फॉर्म में आर एम एस यानी आई आर एम एस के रूप में लिखा जाता है, क्योंकि कहा गया था धारा का कैसा वर्ग हो तो धारा का स्क्वायर कर दिया गया, माध्य हो तो टी से भाग दे दिया गया, और कहा गया मूल हो तो इसको क्या किया गया टोटल को अंडर रूट कर दिया गया। क्लियर है, इतनी वैल्यू। अब दोनों पक्षों का अगर वर्ग कर दें तो यहाँ हो जाएगा आई स्क्वायर, क्योंकि आई था आई स्क्वायर हो गया आर एम एस हो गया बराबर यहाँ से रूट हट गया क्योंकि स्क्वायर कर दिया गया, कितना हो जाएगा 0 टू टी, अंदर में जो था आई स्क्वायर अपान में टी इंटू में डी टी, अंदर में जो था वही आपको प्राप्त हो गया। आगे चर्चा कर लें तो नोटिस करेंगे यहाँ से टी को हम बाहर निकाल सकते हैं तो हो जाएगा 1/t और इंटीग्रेशन 0 टू टी जो कि आपको लिमिट दे रखी है, यहाँ आई स्क्वायर था आई स्क्वायर लिखा गया इंटू में डी टी प्राप्त हो गया। आगे चर्चा कर ले 1/t प्राप्त हुआ है, यहाँ लिमिट 0 टू टी प्राप्त हुई है, यहाँ आई का मान आपको पता है क्या होता आई नॉट इंटू में साइन ओमेगा टी था, क्योंकि आई स्क्वायर है तो हर जगह लग जाएगा स्क्वायर, हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू में डी टी था उसको लगा दिया गया। आई स्क्वायर को भी आप बाहर यानी आई नॉट स्क्वायर को भी बाहर ले सकते हैं, तो आई नॉट स्क्वायर बाहर गया तो आई नॉट स्क्वायर और पहले से टी था तो बटे में टी लग गया, यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू में डी टी प्राप्त हुआ, लिमिट अभी आपकी 0 टू टी है। क्लियर है, आगे देखिए आगे चर्चा कर लें तो यहाँ मिल जाएगा आपको, देखो ये सेम ऐसे उतार लिया गया है, यहाँ चर्चा करते हैं तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपान में 2। कैसे लिख सकते हैं आपको समझाया गया, क्योंकि फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, पक्षांतर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर मिलता है आपको 1 माइनस का कॉस 2 थीटा अपान में आपको प्राप्त होता है, तो उसी बेस पर इसे लिखा गया। 2 सबके बटे हैं, हम 2 को बाहर कर सकते हैं, 2 बाहर जाएगा तो यहाँ पहले से टी था, 2 बटे में लेकर जाओगे तो 2t हो जाएगा, आप देख सकते हैं 2t हो गया। क्लियर, ऊपर आई स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर था जैसा था वैसे लिखा गया। किसी प्रकार समस्या बताइए। आगे देखो ये जो था उसको ऐसे उतारा गया है, बाकी सेम रहा, कुछ अंतर नहीं किया, बस केवल 2 को बाहर कर दिया गया, इसे सेम उतार लिया गया। देखो एक का अगर समाकलन करेंगे टी के सापेक्ष तो टी प्राप्त होगा, और इसका करोगे कॉस का क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, और साथ साथ लिखिएगा यहाँ पर 2 ओमेगा टी है जैसा था वैसे लिखिए,
और इसका 2 ओमेगा टी का फिर से बटे में अवकलन कर डालिए, तो 2 ओमेगा बाहर आ जाएगा, टी का 1 हो जाएगा, गुणा करोगे 2 ओमेगा बचेगा। इससे पहले आपने किया था तो ओमेगा टी था तो ओमेगा बचा था, वैसे 2 ओमेगा टी था तो क्या बचेगा 2 ओमेगा बचेगा। लिमिट आप लगा दीजिए यहाँ पर 0 टू टी हो जाएगा, ठीक है ना। लिमिट आप यहाँ से हट गई क्योंकि इसका समाकलन हो चुका है, लिमिट अब आपकी यहाँ लग जाएगी। आगे देखिए ये सेम उतारा गया है। अब यहाँ पर वैल्यू रखिए एक बार, जो अपर लिमिट है यानी जो ऊपर लिखी गई लिमिट है उसे रख दीजिए, फिर माइनस लगाकर छोटी लिमिट यानी जो छोटी वैल्यू है उसको रख दीजिए। एक बार जब आप कैपिटल रखोगे, जहाँ जहाँ स्मॉल टी है वहाँ क्या रखोगे, टी का मान कैपिटल टी, तो यहाँ कैपिटल टी रख दीजिएगा, फिर माइनस लगाएंगे साइन 2 ओमेगा, फिर ये कैपिटल टी, क्योंकि ओमेगा मान क्या था 2 पाई अपान टी होता है, उसे रख दिया गया है, तो टी से टी कट गया, अपान 2 ओमेगा था उसको वैसे छोड़ दीजिए। क्लियर है। माइनस करके आप इसको लगाते, लेकिन इसका मान कोई 0 है दोबारा, तो 0 रखोगे 0 हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं लगाने का। फिर यहाँ इसका मान 0 रखोगे, गुणा करोगे पूरा 0, और साइन 0 मान 0 होता है, 0/2 ओमेगा भी कितना आएगा 0, मतलब दोनों वैल्यू 0 है, इसलिए हम लिखें ना लिखें कोई अंतर नहीं है, लास्ट में जाकर क्या होंगी समाप्ति हो जाएंगे। आगे देखिए इसके बाद चर्चा करें जो मिलने वाला आपको, तो यहाँ पर हुआ क्या, टी से आपका टी कर गया और आपको मिलने वाला है, इससे उतार लिया गया से, यहाँ टी हो जाएगा माइनस का साइन 2 दूना 4 पाई हो जाएगा, अपान में कितना हो जाएगा 2 ओमेगा हो जाएगा। इसे आगे सॉल्व करते हैं तो मिलेगा आपको आई नॉट अपान जो भी आपको दिख रहा होगा, यानी आई नॉट अपान 2 टी, क्लियर है, आई नॉट स्क्वायर अपान में 2 टी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए टी आ जाएगा आपको माइनस का, क्योंकि साइन पर पाई का मान कितना मिल जाएगा आपको 0, अपान में 2 ओमेगा उसको लिख दिया गया है, 0 के बटे में चाहे जितना हो, आंसर कितना होता है 0, टी में से आप 0 घटाओगे और टी ही बचेगा, तो इसे लिख सकते हैं आई नॉट स्क्वायर अपान में 2t इंटू में टी से टी कट गया, कितना बचा आपका आई नॉट स्क्वायर अपान में 2 बच जाएगा। क्लियर है, आई नॉट स्क्वायर अपान में 2, इसे यहाँ सॉल्व किया गया है, आप नोटिस कर सकते हैं इस चीज को, कितना मिलाना है, क्योंकि देखो ये वैल्यू किसकी थी, आई स्क्वायर आर एम एस की थी, तो आई स्क्वायर आर एम एस के बराबर कितना मिला आपको, आई नॉट स्क्वायर अपान में 2 मिल गया, यहाँ से स्क्वायर हटाया जाए, यहाँ ले जाएगा अंडर रूट आई स्क्वायर यानी आई नॉट स्क्वायर अपान में 2 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ पर आई नॉट बचेगा, अपान में 2 का अंडर रूट नहीं निकलेगा, तो यहाँ पर रूट 2 बच जाएगा। क्लियर है, इस रूट 2 को हटाने के लिए मैंने क्या किया, ऊपर नीचे रूट 2 से गुणा कर डाला। ऐसी कंडीशन पे आपको मिलने के वाला है, यहाँ रूट 2 आई नॉट हो जाएगा, नीचे रूट 2 गुणे रूट 2 यानी कि 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं रूट 2 का, तो मान कितना होता है 1.414 होता है, इसे अगर 2 से भाग दें क्योंकि बटे में 2 है, तो कितना मिलेगा 0.707 आई नॉट है, उसको लगा दिया गया, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, कहीं किसी प्रकार कोई समस्या होता है देख लीजिए एक बार, कहीं भी अगर आपको समस्या बताएं। क्लियर, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी, अगर समस्या होती तो आप कमेंट जरूर करेंगे, और जिस भी प्रकार से जैसे बता रहे हैं आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, तो हर टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा और कम समय में पढ़ाया जाएगा। कम समय का आशा क्या है कि टोटल टॉपिक 2 या मैक्सिमम 3 वीडियो है, एकदम डीप और एकदम बेहतर तरीके से समाप्त। क्लियर है, चलिए इस पर न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आप करवाए जाएंगे, बस को आपको करना क्या, क्लास में शुरू लेकर अंत तक बने रहना, जाना नहीं है क्लास को छोड़ करके, क्योंकि क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर, चलिए शुरू करते हैं, आगे इस बार चर्चा करते हैं सर्किट के बारे में। ध्यान रखिएगा, इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा सर्किट, क्या पढ़ना पड़ेगा, सर्किट। क्लियर है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, बाकी चीज आपको लेक्चर क्लास वगैरह हो जाएंगी, क्योंकि काफी चीज आपको यहाँ पर करवा दी गई है। ध्यान रखिएगा, आप 3 चीज याद रखिएगा, एक होता है आपका प्रेरण कुंडली, क्या होती है, प्रेरण कुंडली होती है, जिसे आप सिंबल के रूप में ध्यान रखिए बनाते हो, तो इस प्रकार बनाते हो, इस प्रकार से बनाया जाता है। क्लियर है, इसे यल से लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। दूसरा क्या होता है, प्रतिरोध, क्या होता है, प्रतिरोध होता है, जिसे ध्यान रखिए इस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार से इसे बनाया जाता है, और इसे आर से लिखा जाता है। ध्यान रखिए दोनों में अंतर देखिएगा, ये ऐसे क्रॉस होता है, जबकि ये कैसे होता है, जिग जैग टाइप का होता है, तो ये प्रतिरोध है, आर से लिखते हैं, और ये आपका किसे लिखता है, प्रेरण कुंडली से, जिस वजह से लिखा जाता है। तीसरी चर्चा कर ले। क्लियर है, तो आप लिख सकते हैं जो धारिता होती है या संधारित्र कह सकते हैं, उसकी चर्चा कर लें, तो ध्यान रखिए उसका सिंबल क्या होता है, इस बेस पर होता है, इस तरह, उसे किससे लिखते हैं, तो सी से डिनोट करते हैं। क्लियर है, इन तीनों चीजों को ध्यान रखिए, कुंडली बनानी है, और इस प्रकार से ध्यान रखिए कुंडलियों की टाइप कितने होते हैं, 7, तो इन्हीं कुंडली का सर्किट। क्लियर, कुंडली सर्किट, आप 7 प्रकार की सर्किट पढ़नी है आपको, ये 3 चीजें ध्यान रखिएगा, यल आर सी। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा आपकी 7 कुंडलियां कौन कौन सी होंगी, एक लिखेंगे यल यानी
क्षमा करें, बार बार आपको ये कुंडली निकल रही है, सर्किट है, क्लियर है। तो पहला क्या हो जाएगा, ये सर्किट हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा नोट करेंगे आर सर्किट, तीसरा नोट कर लेंगे सी सर्किट, क्लियर है। यल आर सी या फिर कह सकते हैं या यल सी आर कहते हैं या फिर आर सी एल कहते हैं। तीन तो यही प्राप्त हो जाती हैं। इसके बाद चर्चा कर लें बाकी कौन सी प्राप्त होने वाली है। तो ध्यान रखिएगा सी आर, दूसरी एल आर और एल सी। सी आर, यल आर और यल सी आप देख सकते हैं 1 2 3 ये हो गई, 4 ये, 5 ये और 6 ये। और जो सातवीं कुंडली है वो आपको पढ़नी है यल सी आर कुंडली। फिर बार बार कुंडली करें, इसको रिपीट एक बार सही कर लेना। ये सर्किट है, क्लियर है। ये 7 सर्किट आपको पढ़नी है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ये 7 सर्किट ध्यान की आपको पढ़ाई जाएगी। लेकिन नेक्स्ट क्लास का आपका ये टॉपिक है, एकदम विधवत पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको एकदम नॉलेज एरिया से डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। फिर से बता दें, एकदम कम समय में अधिक से अधिक चीज़ें आपको कवर करनी है, क्योंकि एग्जाम आपका एकदम आपके सिर पर है, क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही। क्लास जैसी भी लगी हो एक बार फिर क्लियर कर दें। अगर आप लास्ट तक बने हैं तो अगर आप पहली बार अगर यहाँ पढ़ रहे हैं या पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो आप इस परिवार का सदस्य बने, मेंबर बने और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक और शेयर तो आप कर ही सकते हैं, क्या आप कर ही देंगे। और इसके बाद बात करें, अगर आप पहले से आप सब्सक्राइबर हैं या फिर उसके सदस्य हैं तो आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्लियर है। तो क्लास जैसी भी लगी आप कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं कल सेम टाइम, सेम क्लासेस एंड सेम प्लेसेस पे। तब तक के लिए आप सभी को हमारा धन्यवाद।